नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में जो हमने इतनी लंबी चर्चा की, हम हमने काफ़ी बातें की। और अगर हम हाइलाइट्स कहें, जैसे कि किसी भी जब हम एक्सटर्नली भी कुछ पढ़ते हैं तो उसके कुछ हम कहते हैं मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं उनमें भी कुछ मुख्य बिंदु हैं। और जैसे हम बाहर की पढ़ाई में कहते हैं कि जब तक आप एक चैप्टर नहीं खत्म करते, समझ लेते, तो आप नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर पे नहीं जा सकते। अगर आपको जोड़ना नहीं आता, दो नंबरों को एडिशन नहीं आता, तो शायद आप मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख सकते, आप गुना करना नहीं सीख सकते। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेते हैं जो इस चर्चा की आधारशिला रहे हैं। और इंक्वायरी अगर इन चीज़ों के बिना हो तो वो कहीं रोड ब्लॉक में हिट हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो और इन मुख्य ये जो मुख्य बिंदु हम ले रहे हैं, इसे हम कैसे लें? इसे हम प्रश्न की तरह लें, जो और यहाँ कोई सामने तो है नहीं प्रश्न करने वाला। एक समय था जब भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा हुई करती थी। उन शास्त्रार्थों में कहते हैं कि जो शास्त्र हैं उन पे चर्चा होती थी। लेकिन अगर हम और डीप जाएं तो हम देखेंगे कि जो बड़े विद्वान होते थे, जिन्होंने बहुत हद तक समझ हासिल कर ली, और ऐसे बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे, अन्य सभ्यताओं की तरह वो एक दूसरे के साथ हिंसा नहीं करते थे कि मैं सही और आप गलत। वो एक दूसरे से चर्चा करते थे, और चर्चा वहां तक जाती थी जहां तक प्रश्न उत्तर जैसा कुछ ना बचे। तो अगर हम वास्तविकता में शास्त्रार्थ को समझना चाहें, जो हुआ करता था, क्या होता था कि एक जो विद्वान है वो दूसरे विद्वान से चर्चा कर रहा है, और कहा जाता है ये चर्चा तब तक चलती थी जब तक एक समर्पण ना कर दे, जब तक एक हार ना जाए और उसे दूसरे का फिर अनुयायी हो जाना है। तो ये तो कहने का तरीका है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है कि दो लोग चर्चा कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, और वो डायलॉग को उस सीमा तक ले जाते हैं जहां पे प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है। और ये चर्चा वहां तक गई जहां पे सिर्फ प्रश्न बचा, जलता हुआ प्रश्न, धधकता हुआ प्रश्न। और दोनों विद्वान बस, उनके सामने वो प्रज्वलित अग्नि है, वो प्रश्न है, और बस वही है। और वो दोनों विलुप्त हो गए, फिजिकली विलुप्त नहीं हो गए, लेकिन फिर वो दोनों के सामने वो ज्वलंत प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं। और वास्तविकता में अगर हम देखें तो इसका जो असर है, जो जैसे ये प्ले आउट करेगा या मैनिफेस्ट करेगा, वो वैसे ही करेगा। अगर कोई ऐसा विद्वान मेरे सामने हो जिसके साथ मैं चर्चा की सीमा तक चला जाऊं, और उस सीमा तक चला जाऊं जहां पर सिर्फ प्रश्न बचे, जलता हुआ प्रश्न बचे, और शायद प्रश्न भी ना बचे, प्रश्न भी जल उठे, तो स्वाभाविक रूप से शायद मैं उसके प्रति समर्पित हो जाऊं। तो ये वो बात नहीं है कि मैं इंडॉक्ट्रिनेट कर रहा हूं। इंडॉक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, और सामने वाला बस, क्योंकि शायद उसकी जानकारी मुझसे कम है या उसके पास साधन मुझसे कम है, तो मैं कुछ साधन देकर उसे बस अपनी बात मनवा लूं, मैं अपनी मार्केटिंग करूं। ये वो बात नहीं होती थी। और ऐसे तो कई उदाहरण हैं जहां पर जो विद्वान है वो फंस गया किसी प्रश्न में, और फिर उस प्रश्न का उत्तर तलाशने में उसे बहुत परेशानी हुई।
आदि शंकराचार्य की जो मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ था, उसमें ऐसे ऐसे कई ऐसे कई एपिसोड्स हैं। तो ये उदाहरण मैं इसीलिए ला रहा हूं कि ये जो हमारी इंक्वायरी है ये कुछ वैसी है। आज शास्त्रार्थ नहीं होते, लेकिन हर सवाल जो हम कन्फ्रंट करते हैं, जो हम फेस करते हैं, क्या हम उस सवाल के साथ शास्त्रार्थ कर सकते हैं? हमने हमारे सामने एक सवाल है या एक पॉइंट है, और हम उस पॉइंट के को लेकर कुछ जवाब देते हैं। फिर जो सामने वाला है, जो कि शायद मेरा ही प्रतिरूप है, वो भी फिर वापस से जवाब देता है, और फिर ये चर्चा बढ़ती रहती है। तो ये वैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं जो हमने कहा भी कि जो मानव का ब्रेन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्रेंड हुआ है कि उसे किसी तरह हल खोज लेना है। तो ये वो अप्रोच नहीं कि हम हल खोज ले रहे हैं। क्या हम प्रश्न के साथ पूरी तरह हैं, और उस प्रश्न की इंक्वायरी में एक समझ लें कि एक ऐसा गड्ढा है या एक ऐसा कुआं है जिसका कोई अंत ना हो, और उसमें हम गिरते चले जा रहे हैं। तो अगर हम एक ऐसा बिंदु लें कि वी आर ह्यूमैनिटी, हम इंडिविजुअल खुद को समझते हैं, हम समझते हैं कि हम व्यक्ति हैं, हमारा एक व्यक्तित्व है, लेकिन वास्तविकता में हम मानवता हैं। ये बड़ा ही अजीब लगता है, और लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा जंप ले लिया। तो फर्स्ट रिएक्शन जो मेरा होता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं बोलता हूं कि मुझे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। इंक्वायरी में प्रतिरोध जैसा नहीं होता। तो कोई चीज मुझे चाहे कितनी भी अटपटी लग रही हो या कितनी भी सत्य से परे लग रही हो, इतना तो मुझे चाहिए कि मैं कम से कम सुनूं, कम से कम मैं देखूं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो नेचुरल रेजिस्टेंस है, मैं ये देखता हूं कि मैं उस रेजिस्टेंस को कम करता हूं। मैं विरोध नहीं करता, मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि कोई भी अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है कि यू आर ह्यूमैनिटी, आप मानवता हैं, तो इसे स्वीकारने में बहुत मुश्किल है। और स्वीकारना क्या, ये हम यहां से आगे ही नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये हम वहीं पे रेजिस्ट करेंगे। तो वो रेजिस्टेंस को मैं लोअर करता हूं, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि अपने रजिस्टर, अच्छा आप ये समझाएं कि ये ऐसा क्यों है। फिर मेरे दिमाग में सवाल आता है कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं ह्यूमैनिटी हूं, और मैं देखता हूं कि कितना फर्क है ह्यूमैनिटी में। मैं ऐसा हूं और कोई और कितने पैसे वाला है। मैं तो बड़ा ही साधारण सा व्यक्ति हूं, और कोई कितने पावर पोजीशन में है। मैं तो नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूं। दुनिया में कितने क्रिमिनल्स हैं, कितने अपराधी हैं, कितने आतंकवादी हैं। तो हम सब कैसे एक हो गए। और ये क्या बात हो गई कि मैं ही मानवता हूं, तो क्या मैं वो भी हूं? क्या मैं ही वो क्रिमिनल भी हूं? क्या मैं ही वो सफल व्यक्ति भी हूं? ये बड़ी बेतुकी बात है। तो फिर मैं जवाब देता हूं कि अभी तक मैं जो भी कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति माने मुझसे ज्यादा सफल है, मुझसे ज्यादा उसके पास पैसे हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि उसको वैसी कंडीशन मिली। अब अगर कोई विश्व के बहुत सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़े, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी मुझसे बेटर होगी स्वाभाविक रूप से। उसको जो मौके मिलेंगे मुझसे बेटर मिलेंगे। और मैं जानता हूं कि यह स्थिति है हमारी दुनिया में कि सबको समान परिस्थितियां नहीं मिलती। तो स्वाभाविक रूप से ये जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ लोग तो आगे हो ही जाएंगे। फिर मैं खुद से सवाल करता हूं, चलो मान लेते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर ना होता, सबको एक ही जैसी सिचुएशन दी जाती, और हम देखते हैं कि एक क्लास में या एक कक्षा में एक ही जैसी सिचुएशन होती है, एक ही चीज सबको पढ़ाई जाती है, फिर भी हर कोई एक जैसा क्यों नहीं होता?
फिर भी उसमें भी तो कोई बहुत सफल निकल जाता है। आज ऐसे भी बहुत सफल व्यक्ति हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप से भी आए हैं, तो ऐसा कैसे? तो फिर मैं उसका भी जवाब देता हूं कि वो ऐसे कि हर किसी का इंटरेस्ट होता है, हर किसी का हर किसी की रुचि होती है, या स्वाभाविक रूप से वो कहीं इंक्लाइंड होता है। अब जो व्यक्ति जिसे हम सफल कह रहे हैं वो अपने काम में स्वाभाविक रूप से इंक्लाइंड है, और मैं जो अपने आप को कम सफल मान रहा हूं, शायद मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें मेरी स्वाभाविक इंक्लिनेशन नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से वो नहीं करना चाहता, मैं शायद कुछ और करना चाहता था, मैं शायद ड्राइंग बनाना चाहता था, मैं शायद स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, मुझे रुचि उन चीजों में नहीं थी, मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं थी। लेकिन क्योंकि समाज की कंडीशन, अब यहां पे समाज आता है, क्योंकि समाज की कंडीशनिंग ऐसी है कि कम से कम 10-20 सालों तक तो ये काफी ज्यादा थी कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम चाहिए, उसके लिए मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो बस एक ही चीज में सबको धकेला जाता है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ के ये वाली एग्जामिनेशन देनी है, तो भले ही आपका स्वाभाविक इंक्लिनेशन कहीं भी हो, करना तो आपको यही है। तो जो लोग स्वाभाविक रूप से वो करने के प्रति इंक्लाइंड है वो उसमें आगे बढ़ जाते हैं, और जो स्वाभाविक रूप से वो करने में नहीं इंक्लाइंड है वो स्ट्रगल करते हैं। फिर उन लोगों के लिए मोटिवेशन की दुकान खोली जाती है, ट्रेनिंग की दुकान खोली जाती है, और फिर वो उसमें सर पीटते रहते हैं कि भाई उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। और जिसके पास नहीं होता वो बेचारा कभी कहीं ट्रेनिंग करने जाता है, कहीं ट्यूशन करने जाता है, फिर कहीं खुद को मोटिवेशन लेने जाता है। वो सब भी काम नहीं होता तो मोटिवेशन के लिए या खुद को अच्छा फील कराने के लिए आध्यात्मिक हो जाता है। और जो सफल हो गया, जिसकी स्वाभाविक इंक्लिनेशन उस तरफ थी, वो मजे में रहता है। तो उसका वजह क्या है कि एक ही तरह की स्थितियों में अलग अलग रिजल्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हर किसी का इंक्लिनेशन एक जैसा नहीं होता, और हर काम का एक समान का मार्केट नहीं होता। आज खिलाड़ी हो सकता है कि पूरे देश भर में 100-200 हों, लेकिन काम करने वाले तो लाखों हैं। तो स्वाभाविक रूप से हर कोई यही चाहेगा कि भाई जो मेरा बच्चा है वो कम से कम जीवन यापन करने भर हो जाए। तो वो इसका जवाब है कि एक तरह की स्थिति में अलग अलग लोग क्यों निकलते हैं। इसी में इसका भी जवाब है कि कुछ क्रिमिनल क्यों हैं, कुछ टेररिस्ट क्यों हैं। तो इसका भी जवाब उसी कंडीशन में है। अगर मैं किसी ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जहां बहुत भूखमरी है, जहां बहुत यातना है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। या मैं किसी ऐसे कंडीशन में हूं जहां पे मुझे यही बताया जा रहा है कि तुम्हें यही करना है और यही करने से तुम्हारी मुक्ति है। अगर मुझे ये बताया जाए पढ़ने से मेरी मुक्ति है, या मुझे ये बताया जाए कि नहीं, जो भी मेरे हिसाब से पाप है उसके खिलाफ संघर्ष करने में तुम्हारी मुक्ति है, तो दोनों एंड में, एक एंड में जहां पे क्राइम है, जहां पे हिंसा है, दूसरे एंड में जहां पे हम देखते हैं सफलता है, और मध्य में जहां पे कंफ्यूज लोग हैं जो ना बहुत बुरे हैं ना बहुत सफल हैं, लेकिन बस अपनी रोजमर्रा की जीवन बिता रहे हैं। वो सब कहां से आ रहे हैं? उस कंडीशन से आ रहे हैं। तो बाहरी रूप से भी एक कॉमन सेट ऑफ कंडीशन है, और जिसको जैसा कंडीशन प्राप्त होगा वो वैसा बनेगा। और अभी तक हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ जो बाहरी दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो बाहर के काम हो रहे हैं। तो मैं विचार करता हूं कि मैं अभी तक तो बस बाहरी रूप से देख रहा हूं कि कोई बहुत बुरा है, कोई बहुत अच्छा है, इतने सारे लोग कैसे हो गए हम कैसे कह सकते हैं कि आई एम ह्यूमैनिटी या मैं ही मानवता हूं। तो मैं देखता हूं कि अलग अलग लोग इसीलिए हैं क्योंकि उनको अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त हुई, अलग अलग कंडीशन प्राप्त हुए, इसीलिए लोग अलग अलग हुए। तो ये बात मैं समझ गया कि लोग फिर अलग अलग क्यों हुए। फिर मैं और डीप डाउन जाऊं तो मैं देखता हूं कि हर मानव अपने कंडीशन को रिएक्ट कर रहा है, जैसा उसका परिस्थिति है उस हिसाब से वो अपने परिस्थिति के हिसाब से ढल रहा है,
और फिर मैं देखता हूँ कि ये तो हर चीज़ में, हर मानव में कॉमन है। वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से एडॉप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है कि वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से एडॉप्ट कर रहा है। अगर अच्छी परिस्थिति मिले तो अच्छा कर रहा है, बुरी परिस्थिति मिले तो वो शायद कुछ ऐसा कर रहा है जो समाज के लिए बुरा ना हो। और फिर मैं देखता हूं कि ये जो परिस्थितियों के प्रति जो रिएक्शन है, ये कैसे हमारी मेमोरी बनती है। मेरी परिस्थितियां कैसे मेरी मेमोरी बनती है किसी भी मानव की। अगर मैंने बहुत हिंसा के माहौल में अपना जीवन यापन किया है तो मेरी स्मृति में वो हिंसा ही है। अगर मैंने दूसरे मौके में दूसरे हिसाब से अगर एक नॉर्मल सी जीवन जी है तो मेरी स्मृति में वो नॉर्मल सा जीवन है। या अगर मैंने बस ये जो आजकल होता है कि बस आपको सक्सेस अचीव करना है, आपको ये करना है, वो करना है, बड़ा आदमी बनना है, खूब पैसे कमाना है, पावर लेना है, आईएएस बनना है या आईआईटी में जाना है, वो मेरी स्मृति बनती है। और उसी आधार पर मैं काम करता रहता हूँ। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल भी जाता है, फिर भी मैं नहीं रुकता, क्योंकि मुझे हमेशा आगे वाले से बेटर होना होता है। और ये हर जगह है। भले ही अगर हम जो हिंसा की दुनिया है उसमें भी देखें तो एक हिंसक को दूसरे से आगे ही निकलना होता है। वहां भी वर्चस्व की लड़ाई है, यहां भी वर्चस्व की लड़ाई है कि मुझे ज्यादा होना है। तो मैं देख रहा हूं कि जो मैंने बाहरी से शुरू किया और मैं देख रहा हूं कि कैसे कॉमन एलिमेंट, ये जो हिंसा की भावना है या जो कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ हिंसा हमें साफ साफ दिख जाती है, कुछ हिंसा हमें दिखती नहीं। तो अगर डिवीजन है तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। जहां पे 2 या 200 2000 चीजें हैं तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, क्योंकि वहां पे मुझे चूज करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे होना ही है। तो ये बातें तार्किक रूप से मैं समझ रहा हूं, फिर आगे जाता हूं, फिर भी मैं उसे पकड़ क्यों नहीं पाता। मैं सब चीजें समझ रहा हूं लॉजिकली, फिर भी ये चीज क्यों गले नहीं उतर रही या क्यों मैं उसको अपना नहीं पा रहा। तो फिर मैं देखता हूं, और मैं बाहर से अब जब इनवर्ट जाता हूं तो मैं देखता हूं कि एक अवेयरनेस है हर किसी में। अवेयरनेस का मतलब चीजों के प्रति जागरूकता, अपने जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति जागरूकता। अगर हम थोड़ा इनवर्ट जाएं, जैसे कि जब हम इनवर्ट जाते रहते हैं चीजें क्लियर होती हैं, तब हम शायद अवेयरनेस की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ बाहरी कामों में अटके हैं तो अवेयरनेस का कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए। तो मैं देखता हूं कि अच्छा, अब मैं अवेयर हो रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं। लोग कॉन्फ्लिक्ट में क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग स्थितियां हैं। फिर मैं देखता हूं कि अच्छा, अब मैं खुद को भी देखता हूं, तो मैं देखता हूं मैं भी कॉन्फ्लिक्ट में हूं, क्योंकि मैं भी मूवमेंट में हूं। बहुत सारी चीजें हैं। तो आज मैं ऐसा था, कल मुझे ऐसा होना है, परसों मुझे वैसा होना है। तो ये, और ये मेरे लिए भी ट्रू है, या दूसरे के लिए भी ट्रू है। तो फिर मैं अपना अवेयरनेस बढ़ाता हूँ। और ये आजकल आध्यात्मिक दुनिया में काफ़ी कहा जाता है, अवेयरनेस बढ़ाइए, कि आप जो सोच रहे हैं, जो ख्याल आ रहे हैं, उनके प्रति अवेयर रहिए। और फिर मैं देखता हूँ और डीप जाके कि मेरी जो अवेयरनेस है, वो मैं अवेयरनेस क्यों लाना चाह रहा हूँ। क्योंकि शायद मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, शायद मैं जो अभी मेरी स्थिति है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कुछ और होना चाह रहा हूँ। और मुझे ये बताया गया कि अवेयरनेस लाने से वो चीज़ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। शायद मुझे शांति चाहिए, शायद मैं बहुत परेशान रहता हूँ, उद्विग्न रहता हूँ। अब देखिए, हम बाहर से अंदर जाते जा रहे हैं और अब हम ज़्यादा पर्सनलाइज होते जा रहे हैं। और पर्सनली मैं देख रहा हूँ कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में रहता हूँ, मैं तरह तरह की चीज़ें सोचता रहता हूँ। इसीलिए मुझे अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब हर भावना के प्रति, हर चीज़ के प्रति सावधानी, कि मैं सजग हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये भावना मेरे अंदर आ रही है, मैं अभी परेशान हो रहा हूँ, मैं किस वजह से परेशान हो रहा हूँ। ये सब उसमें अवेयरनेस में आ गया। लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूँ,
ये अवेयरनेस की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूं और मुझे उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है। तो फिर मैं देखता हूं यहां भी वही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो मेरे अवेयरनेस के पीछे भी एक मोटिव है, चॉइस है। मेरी अवेयरनेस में चॉइस है। चॉइस वहीं हो सकता है जहां डिवीजन हो, और अगर डिवीजन है तो चाहे मैं कुछ भी कर लूं वहां कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाना है। चाहे मैं अवेयरनेस कर लूं, और आजकल तो तमाम तरह की चीजें हैं। कुछ लोग तो मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं कि आप अच्छा सोचो और ब्रह्मांड वो आपको दे देगा। तो कुछ मुझे चाहिए, कुछ मुझे होना है, उसके लिए मैं तमाम तरह की चीजें यूज करता हूं। मैं अवेयरनेस करता हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं जाने क्या क्या करता हूं, लेकिन हर जगह चॉइस है। और क्योंकि चॉइस है इसीलिए डिवीजन है। और जब तक डिवीजन है तब तक मैं वो जो एक है उसको फील नहीं कर सकता, उसको महसूस नहीं कर सकता। तो अब मैं कहां जा रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि जो भी कंडीशंस है मानव की, वही मानव की चेतना है, वही मानव का कॉन्शियसनेस है। और हम उस कॉन्शियसनेस के फ्रैगमेंट्स के रूप में है, कि उसके कण के रूप में है। जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम अलग अलग शरीरों के रूप में अलग अलग कण हैं, और शरीरों का अलग होना, हाइट, रूप, रंग का अलग होना तो स्वाभाविक है, वो तो फिजिकल है, वो तो प्रकृति है। उसको समझना कुछ नहीं, उसको समझना बड़ा ही सरल है कि मैं फिजिकली तो एक दूसरे से अलग हैं ही हम। लेकिन जो कॉमन साइकी है, ह्यूमन साइकी, हम सब उस साइकी के फ्रैगमेंट्स है, उस साइकी के छोटे छोटे कण हैं। तो मैं यहां तक आ गया कि मैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, मानवीय चेतना का कण हूं। दूसरा व्यक्ति उसी कॉन्शियसनेस का कण है या फ्रैगमेंट है। और मैं फ्रैगमेंट में क्यों हूं? क्योंकि मैं अपनी चेतना को मानव की चेतना में डिवाइड कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ये मुझे महसूस हो रहा है, मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। मैं अच्छा हूं तो दूसरा बुरा है, दूसरे ने मुझसे बुरा किया। ये डिवीजन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं इसे मानव कॉन्शियसनेस, ह्यूमन चेतना के रूप में नहीं देख रहा हूं। मैं चॉइस एक्सरसाइज कर रहा हूं अपनी अवेयरनेस में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब जा सकता है? जब मेरी अवेयरनेस में चॉइस ना हो, जब मैं चॉइसलेस अवेयरनेस में रहूं। तो ये जो कॉमनैलिटी है, ये जो बात है कि आई एम द ह्यूमैनिटी, यू आर द ह्यूमैनिटी, हम मानवता हैं, ये चॉइसलेस अवेयरनेस से ही हम इस चीज के शायद नजदीक पहुंच सकते हैं। फिर सवाल आता है कि लॉजिकली तो मैं पहुंच रहा हूं, शायद मैं तार्किक रूप से मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं फील क्यों नहीं कर रहा? मैं, जो मानव की पीड़ा है या जो मानव का सुख है, वो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत फर्क है। मैं बहुत अलग हूं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है। मैं क्यों उसकी फीलिंग को नहीं ग्रहण कर पा रहा? तो मैं देखता हूं कि फैक्ट है, वी आर ह्यूमैनिटी, आई एम ह्यूमैनिटी, ये फैक्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फैक्ट की थ्योरी बनाते हैं। जो तथ्य है उसकी हम थ्योरी बनाते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं। मतलब अच्छा ऐसा कुछ है, अच्छा मैं मानवता हूं, फिर अच्छा कितनी अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, क्या बात बोला है बंदे ने। अगर सारा मानव, हर कोई ये समझ जाए कि हम मानवता हैं, तो क्या वो कभी एक दूसरे से हिंसा करेंगे? क्या वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे? और अब मैं उसको एब्स्ट्रैक्शन बनाने लगा, मैं उसको थ्योराइज करने लगा।
क्या मैं फैक्ट के साथ एक हो पाया? तो मैं देखता हूं कि मैं फैक्ट के साथ एक नहीं रह सकता। मैं फैक्ट के साथ एक नहीं रह सकता क्योंकि अटेंशन नहीं है, अटेंशन की एनर्जी नहीं है। तो दोस्तों, मैं पहुंचता यहां हूं कि फैक्ट है कि वी आर ह्यूमैनिटी, हम हम मानवता हैं, लेकिन उस फैक्ट के साथ रहने की जो क्षमता कहें या कोई भी शब्द यूज कर लें, उस फैक्ट के साथ रहने का जो फैक्टर है, जो मैं किसी के साथ एक तभी हो सकता हूं जो एब्सोल्यूट अटेंशन हो। एब्सोल्यूट का मतलब उसमें कोई तुलना नहीं है कि अभी मैं ऐसे अटेंशन में हूं, अच्छा इस चीज पे मुझे ज्यादा अटेंशन देना है क्योंकि ये चीज मुझे राहत दे रही है, दूसरे चीज पे कम अटेंशन दूंगा क्योंकि वो मुझे एंग्जाइटी देगी। बस वहां पे डिवीजन है। तो टोटल अटेंशन के साथ, फैक्ट के साथ क्या हम रह सकते हैं? इसी सवाल के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और इसी सवाल को प्रज्वलित रहने देते हैं। क्या हम फैक्ट के साथ टोटल अटेंशन में रह सकते हैं? धन्यवाद दोस्तों।